जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय नौसेना के नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को लेकर आई एक बहुत बड़ी अपडेट से। दोस्तों, मीडिया के गलियारों में रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का जो मरीन वेरिएंट है, जो कि इस समय HAL के द्वारा बनाया जा रहा है, ये अपने अंतिम दौर पर है और माना जा रहा है कि अगले वर्ष यानी 2025 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। इस समय ये जो हेलीकॉप्टर है अपने निर्माण के अंतिम दौर पे है और इसको लेकर तैयारियां ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। सोर्सेस की बात माने तो जो बिल्डिंग प्रोसेस है वो चल रहा है और एयरक्राफ्ट के जो सिस्टम है इन्हें ऑलरेडी जो ग्राउंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उसमें कई बार टेस्ट किया जा चुका है। और अब ये हेलीकॉप्टर जब बन के तैयार होगा तो अगले वर्ष मई में इसकी जो उड़ान है वो आयोजित कर दी जाएगी और इस दौरान जो सिस्टम है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इसके बारे में जानकारियां भी मिल जाएंगी। अब अगर हम मेजर मॉडिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर हमें जो मॉडिफिकेशन है वो टेल सेक्शन में देखने को मिला है ताकि ये हैंगर्स में ईजिली फिट हो सके। इसके अलावा जो हेलीडेक्स है वॉरशिप्स में वहाँ पर ये ईजिली फिट हो सके। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो फोल्डेबल ब्लेड्स हैं वो देखने को मिलेंगी ताकि आप सब जानते हैं कि हैंगर में स्पेस काफ़ी लिमिटेड होता है और उस लिमिटेड स्पेस में इनको रखा जा सके, इस चीज़ का जो विशेष ध्यान है वो दिया गया है। बेसिकली ये जो हेलीकॉप्टर है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर डिज़ाइन पर बेस्ड है, लेकिन इसमें एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं जो कि भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के आधार पर है। ये प्रोग्राम जो है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा आगे बढ़ रहा है और इसने जो फॉरेन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी संभावनाओं को ख़त्म किया है। और अगर हम मीडिया सोर्सेज की बात माने तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये पूर्णतः भारतीय नौसेना की देखरेख में बनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना की टीम भी इनको मॉनिटर कर रही है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये ऑलरेडी चल रहा है और ये भारतीय नौसेना को तकरीबन 111 की संख्या में भविष्य में मिलने वाले हैं, जिनसे कि उनकी जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है ये पूरी तरीके से यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी और इसे एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डसॉल्ट एविएशन इस समय भारत में अपनी पैर को मजबूत करने में लगी हुई है और MRFA को लेकर भले ही अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा अपडेट सामने ना आई हो, लेकिन जिस प्रकार जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं इनमें हमें हलचल देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं ये किसी बड़े डेवलपमेंट का आभास है। और आप सबको पता होगा कि हाल ही में एक डिबेट ट्रिगर हुई थी जहां पर राफेल F4 स्टैंडर्ड और F5 स्टैंडर्ड को लेकर जो इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके बहुत सारे ओपिनियन सामने आए थे और ये कहा गया था कि भारत ने एक बार F3 स्टैंडर्ड को ले लिया है तो अगला जो प्रोक्योरमेंट होगा वो राफेल F4 का होगा और उसके बाद हमें राफेल F5 की तरफ जाना चाहिए। तो इसको लेकर डसॉल्ट एविएशन की तरफ से एक महत्वपूर्ण ऑफर आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल अब जो एयरक्राफ्ट ऑफर किया जा रहा है भारत को ये राफेल F4 स्टैंडर्ड ही होने वाले हैं, क्योंकि 2025 से जो F4 स्टैंडर्ड है इन्हें मास प्रोडक्शन में उतारा जाएगा और पहला एयरक्राफ्ट ऑलरेडी 2023 में फ्रांस को डिलीवर किया जा चुका है। तो अब यहाँ पर F4 स्टैंडर्ड का काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना जो F4 स्टैंडर्ड को ऑपरेट करती है इसमें भारत को बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। डसॉल्ट एविएशन के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि राफेल F4 स्टैंडर्ड जो है F3R की तुलना में निसंदेह बहुत सारे अपग्रेड के साथ में आया है, जिसमें थेल्स के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरे इंप्रूवमेंट्स जो हमें देखने को मिलेंगी। खासकर जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले RBE2 एशा रडार में देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें एडवांस टेलियोस का टारगेटिंग पॉड देखने को मिलेगा, फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम देखने को मिलेंगे, एक नई हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले कैपेबिलिटी देखने को मिलने वाली है। इन एडवांस सिस्टम से हटके जो राफेल F4 स्टैंडर्ड है इनकी अटैक कैपेबिलिटी को भी एनहांस किया गया है, जहां पर इसमें नेक्स्ट जनरेशन की जो मीका मिसाइल्स हैं वो देखने को मिलेंगी और इसमें सैफरान का 1000 किलोग्राम का जो ASM हैमर वेरिएंट है वो भी हमें देखने को मिलेगा, जिससे इसकी एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी इनहांस हो जाएगी। हालांकि डसॉल्ट एविएशन ने यह भी कहा कि जो F4 स्टैंडर्ड के अपग्रेड हैं ये F3R के लिए भी अवेलेबल है। यानी उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के आधार पे जो भारतीय वायुसेना की 36 की संख्या में F3R स्टैंडर्ड की फ्लीट है इससे F4 स्टैंडर्ड के जो अपग्रेड है ये मिल सकते हैं और ये सारे काम स्क्वाड्रन लेवल पे भी किए जा सकते हैं और ये कुछ ही महीनों में पूरे भी हो जाएंगे। यानी भारत के पास पूरा एक्सेस रहेगा F4 स्टैंडर्ड के अपग्रेड्स का अगर भारत चाहे तो। हालांकि आपको बता दें कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत का जो मरीन राफेल प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है जिसको हम राफेल M के नाम से जानते हैं, इसमें ऑलरेडी भारतीय वायुसेना को राफेल F4 स्टैंडर्ड ही मिलने वाले हैं। लेकिन अब अगर भारतीय वायुसेना के लिए खरीद हुई तो वो F3R की नहीं होगी बल्कि वो खरीद होगी राफेल F4 स्टैंडर्ड की। और आपको बता दें हमारे वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो कि फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है अनिल खोसला सर, उन्होंने मेजर गौरव आर्या सर से बातचीत करते हुए यही चीज़ कही थी कि भारत को अब यहाँ पर जो एडवांस वेरिएंट है उन्हीं की तरफ जाना चाहिए ताकि हम अगले 10 से 15 वर्षों तक टेक्नोलॉजिकली रिलेवेंट बने रहें। ऐसा ना हो कि हम 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की डील साइन करें वो F3R स्टैंडर्ड के हो और 9 वर्ष 10 वर्ष में जब वो मिले तब वो टेक्नोलॉजी ही आउटडेटेड हो जाए।
तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा गया है और कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले भविष्य में भारत के लिए F4 स्टैंडर्ड और F5 स्टैंडर्ड के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब ये डिसीजन भारत के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के ऊपर है कि एमआरएफए में वो किस अप्रोच को अपनाते हैं। क्या इकट्ठा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जाएंगे या फेज्ड मैनर में ये प्रोक्योरमेंट होगा, ये हमें भविष्य ही बताएगा। हमारे अगली बड़ी अपडेट फ्रांस को लेकर आ रही है। दोस्तों, फ्रांस ने भारत से एक रिक्वेस्ट करी है फॉर्मली, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि भारत अपने सुखोई 30 MKI में जो अभी फ्रेंच मैन्युफैक्चर्ड जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज है, नेविगेशन सिस्टम है और हेड्स अप डिस्प्ले इस्तेमाल करता है और उनको एक्सपोर्ट करता है, तो भारत इनके एक्सपोर्ट पर नज़र बना के रखे, भारत इसको मॉनिटर करे, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का संदेह है कि इनडायरेक्टली जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इसे किसी प्रकार से रशिया तक पहुंचाने में सक्षम हो रहे हैं। दरअसल कुछ रिपोर्ट सरफेस हुई है जहां पर बताया जा रहा है कि कजाकिस्तान स्थित कंपनी जो है इंटरनेशनल सैंक्शन को बाईपास करते हुए रशिया के साथ कोलैबोरेट कर रही है, जहां पर वो क्रिटिकल जो एवियोनिक सिस्टम है उनको रिपेयर कर पा रही है, जिसमें जो Su-30 SM फाइटर जेट है इसमें इस्तेमाल होने वाली एवियोनिक्स भी शामिल है। अगर हम Su-30 SM की बात करें तो ये बेसिकली Su-30 MKI से मिलता जुलता ही एक प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है और रशिया इस समय तमाम देशों को इस वेरिएंट को ऑफर भी कर रहा है। इस समय तमाम देश जिसमें रशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया Su-30 SM वेरिएंट को ऑपरेट करते हैं और इसमें जो फ्रेंच एवियोनिक सिस्टम है वो एक क्रिटिकल कंपोनेंट है और इसको थेल्स के द्वारा बनाया जाता है। और भी दूसरे क्रिटिकल कंपोनेंट जैसे कि मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस, नेविगेशन सिस्टम और टारगेटिंग सिस्टम जो है ये भी फ्रेंच कंपनी के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सुखोई 30 MKI डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो फ्रेंच मैन्युफैक्चर्ड एवियोनिक्स है ये इंटीग्रेट करी गई है ताकि एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को एनहांस किया जाए। और इनमें कंपोनेंट्स की बात करें तो मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि रियल टाइम डेटा को पायलट तक पहुंचाती है और सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन में मदद भी करती है। इसके अलावा जो हेड्स अप डिस्प्ले है और भी दूसरे क्रिटिकल कंपोनेंट है जो फ्रेंच ओरिजिन के हैं। अब फ्रांस को इस चीज़ की चिंता है कि हो ना हो किसी भी प्रकार से जो उनके द्वारा बनाए गए स्पेयर पार्ट्स हैं ये इनडायरेक्टली रशिया तक पहुंच रहे हैं और इसके लिए उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट करी है कि वो इस चीज़ पर नज़र बना के रखें। हालांकि फ्रांस के पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का भय है कि एक्सपोर्टर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको वहां तक एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं जो कि उनके ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन का हिस्सा है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भारत की तरफ से ऑफिशियल कोई भी इसका जवाब नहीं दिया गया है। भारत बहुत जल्दी ही इसको रिस्पॉन्ड करेगा और फ्रांस की जो दिक्कतें हैं, जो कंसर्न है, उसको भारत के द्वारा एड्रेस भी किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 2 एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको लेकर दिन प्रतिदिन जो अपडेट्स हैं वो हमें सुनने को मिलती रहती है और इसी बीच तेजस मार्क 2 को लेकर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2 भारत का पहला इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है हिस्ट्री में, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो फायर कंट्रोल रेडार है इसको फीचर करेगा और ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट है। अगर हम वैज्ञानिकों की बात माने तो वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि गैलियम नाइट्राइड जो कि एक नया सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में ज़्यादा एडवांटेजियस है और रेडार सिस्टम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी सहायता से एक छोटा और हल्का जो रेडार कॉम्पोनेंट है वो बनाया जा सकता है, जिसकी सहायता से एक पावरफुल रेडार सिस्टम हमारे पास अवेलेबल होगा। और अगर हम उत्तम एसआर रेडार की बात करें तो अब ये सीरीज ऑफ यहाँ पर रेडार्स हमको देखने को मिलेंगे जो उत्तम फैमिली के हैं, फिर चाहे वो हमारे तेजस मार्क 2 में हो, चाहे एमका में हो, टेडबीएफ में हो या सुपर सुखोई में हो, हम सब यहाँ पर उत्तम एसआर रेडार को ही देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।